हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के पीजीटी जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 13 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए जूलॉजी के क्वेश्चन का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एसिलोमेटा की विशेषता को पहचानें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आंतरिक अंगों के आसपास गुहा के बिना ठोस शरीर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 सेलामेंडर वर्ग का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उभयचर। सेलिमेंडर उभयचर वर्ग का है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 ज्वाला कोशिकाएं किसके लिए उत्सर्जन संरचनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लेटीहेल्मिन्थेस। फिर क्वेश्चन नंबर 4 फाइलम पोरीफेरा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कंटक। फाइलम पोरीफेरा स्पंज से बना संघ है, उनका शरीर सूक्ष्मतम छिद्रों से बना होता है। फाइलम पोरीफेरा का वर्गीकरण कंटक पर आधारित है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 स्पंज में नहर प्रणाली किसके कारण विकसित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भीतरी दीवारों को मोड़ना। स्पंज में नहर प्रणाली शरीर की दीवार के मुड़ने के कारण विकसित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 सही जोड़ी का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्थ्रोपोडा रजत मछली। फिर क्वेश्चन नंबर 7 किस समूह में पॉलिप नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कैलकेरिया। एंथ्रोजोआ, हाइड्रोजोआ और साइफोजोआ ये तीनों सिलेंट्रेटा वर्ग के हैं, जिनमें पॉलिप और मेडूसा दोनों पाया जाता है। जबकि कैलकेरिया वर्ग में पोरीफोरा संघ के स्पंज शामिल हैं, जिनका शरीर कैलकेरियस सेल और स्पाइक्यूलस से ढका होता है, लेकिन कोई पॉलिप नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्डेट्स की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन कॉर्डेटा संघ की विशेषता नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 हैगफिश और लैम्प्रे किसके उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जबड़े रहित मछलियाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटोप्टेरस दक्षिण अफ्रीका। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पोस्ट एनल टेड कॉर्डेट्स की एक विशिष्ट विशेषता है जो इस दौरान मौजूद होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भ्रूण विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा अन्य रज्जुओं की तुलना में कशेरुकियों की एक अनूठी विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कशेरुक स्तंभ। फिर क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चिमेरा बोनी मछली और सरीसृप के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 जबड़े सबसे पहले कशेरुकी जंतुओं के किस समूह में विकसित हुए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मछलियाँ। जबड़ा सबसे पहले कशेरुकी जंतुओं के वर्ग प्लाकोडर्मी में मछलियों में विकसित हुआ, जो सिलूरियन काल से लेकर डेवोनियन काल तक रही। फिर क्वेश्चन नंबर 15 किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक निवास स्थान को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निवास स्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्तरीकरण। जन्म दर, मृत्यु दर और लिंगानुपात ये तीनों जनसंख्या की विशेषता है, जबकि स्तरीकरण जनसंख्या की विशेषता नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे ऊपरी परत में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, यानी नकेटन और प्लैंकेटन दोनों ही जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे ऊपरी परत में शामिल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 किसी संपूर्ण समुदाय का उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंकोलॉजी। सिंकोलॉजी संपूर्ण पौधे या पशु समुदायों का उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19
पारिस्थितिक उत्तराधिकार में मध्यवर्ती विकास चरण को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सेरे। पारिस्थितिकी उत्तराधिकार में मध्यवर्ती विकास चरण को सेरे कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, पौधों के लिए नाइट्रोजन का उपलब्ध रूप है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, NO3। फिर क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा हार्मोन गुर्दे की दूरस्थ घुमावदार नलिकाओं को और एकत्रित नलिकाओं में पानी के पुनर्अवशोषण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एंटीडाईयूरेटिन हार्मोन। फिर क्वेश्चन नंबर 22, हृदय चक्र का संकुचन चरण कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिस्टोल। हृदय चक्र उन सभी घटनाओं को संदर्भित करता है जो एक दिल की धड़कन की शुरुआत से दूसरे की शुरुआत तक होती है और इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, विश्राम की अवधि जिसे डायस्टोल के रूप में जाना जाता है और हृदय चक्र के संकुचन की अवधि को सिस्टोल कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा एंजाइम पेट में पेप्सिनोजेन को उसके सक्रिय रूप पेप्सिन में परिवर्तित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर क्वेश्चन नंबर 24, प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन और स्तनपान के दौरान दूध के निष्कासन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक प्राकृतिक हार्मोन है जो बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान को उत्तेजित करता है और यह मानव व्यवहार और पुरुष व महिला प्रजनन प्रणाली के पहलुओं को भी प्रभावित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, मस्तिष्क का कौन सा सांस लेने, हृदय गति और रक्तचाप जैसे बुनियादी शारीरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेंडुला ऑब्लांगेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 26, एक्शन पोटेंशियल के किस चरण के दौरान कोशिका में सोडियम का प्रवाह विध्रुवण का कारण बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विध्रुवण चरण। फिर क्वेश्चन नंबर 27, स्तनधारियों का तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स के माध्यम से संकेत भेजने के लिए विद्युत और रासायनिक दोनों साधन का उपयोग करता है। न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग प्राप्त करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डेंड्राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 28, अक्षतंतु की प्रत्येक शाखा किसमें समाप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिनेप्टिक नॉब में। फिर क्वेश्चन नंबर 29, आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे संचारित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिनेप्सिस के माध्यम से। फिर क्वेश्चन नंबर 30, PNS में माइलिन शीथ का निर्माण करने वाली सहायक कोशिकाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, श्वान कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, CNS में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। फिर क्वेश्चन नंबर 32, प्रीसिनेप्टिन न्यूरॉन्स द्वारा जारी न्यूरोट्रांसमीटर निम्नलिखित रिसेप्टर से जुड़ते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली से। फिर क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा यौगिक कल्याण की भावना उत्पन्न करता है और दर्द की अनुभूति को रोकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हार्मोन मस्तिष्क में पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। प्राकृतिक हार्मोन के रूप में यह दर्द को कम करता है, तनाव कम करता है, दर्द से राहत और मूड में सुधार करने में भी मदद करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्यूनो एसिड है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोलीन। प्रोलीन एक गैर आवश्यक अमीनो एसिड है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन चैपरोन प्रोटीन का कार्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यह उन प्रोटीनों को बचाता है जो अनुचित तरीके से मुड़े हैं और उन्हें ठीक से दोबारा मुड़ने की अनुमति देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का कार्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आनुवंशिक जानकारी रखता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एपीमर्स का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेनोज और ग्लूकोज। फिर क्वेश्चन नंबर 38, पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी,
डीएनए को रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लाइड से अलग करना और लिगेज के साथ जोड़ना। फिर क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन कोशिका अंतरक्रिया में कार्य नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, साइटोक्रोम सी। फिर क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो एसिड है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिस्टीन और मेथियोनिन। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पशु कोशिका। पौधों में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में मौजूद होती है, जबकि यह पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। फिर क्वेश्चन नंबर 43, मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फास्फोलिपिड ब्राह्म और आंतरिक प्रोटीन से। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में राइबोसोम का उत्पादन और संयोजन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूक्लियोलस में। फिर क्वेश्चन नंबर 45, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली जो राइबोसोम से जुड़ी होती है कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रफ अंतर्द्रावी जालिका। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एपोप्टोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 47, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आनुवंशिक संरचना वाला होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 44 ऑटोसोम्स प्लस XXY। फिर क्वेश्चन नंबर 48, किसी जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग अनुक्रम को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इंट्रोन। फिर क्वेश्चन नंबर 49, जीन के वैकल्पिक रूप कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एलील्स। फिर क्वेश्चन नंबर 50, बहुविकल्पिता का एक उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी, यानी मानव रक्त समूह, ड्रोसोफिला की आंखों का रंग और सिकल सेल RBC, ये सभी बहुविकल्पिता का एक उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 51, IAIB जीनोटाइप वाला व्यक्ति रक्त समूह AB दर्शाएगा, इसका कारण यह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सहप्रभुत्व। फिर क्वेश्चन नंबर 52, कभी कभी एक ही जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकता है, यह घटना कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी एक आनुवंशिक स्थिति है जब एक एकल जीन दो या दो से अधिक विशिष्ट फेनोटिपिक विशेषताओं या लक्षणों को प्रभावित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मेंडल द्वारा नहीं चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पॉड का स्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 54, यूकेरियोटस में अनुवाद के दौरान दीक्षा के लिए जिम्मेदार अमीनो एसिड है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेथियोनिन। फिर क्वेश्चन नंबर 55, डीएनए को खोलने में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हेलिकेज। फिर क्वेश्चन नंबर 56, डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवांशिक जानकारी को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 57, आरएनए पॉलीमरेज गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डीएनए पर निर्भर आरएनए संश्लेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 58, डीएनए प्रतिकृति की विधि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्धरूढ़िवादी और द्विदिशात्मक। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरस पर लागू नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेज़बान की अनुपस्थिति में वायरस स्वायत्त रूप से दोहराता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, आणविक जीव विज्ञान की केंद्रीय हठधर्मिता में कहा गया है कि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डीएनए को आरएनए में स्थानांतरित किया जाता है जिसके बाद में प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, मोर्फोजेनेसिस का संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊतक अंग और संपूर्ण जीवों का आकार से। फिर क्वेश्चन नंबर 62, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जो प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान कोशिका संख्या को बढ़ाती है कहलाती है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी समसूत्री। अधिकांश समय जब लोग कोशिका विभाजन का उल्लेख करते हैं तो उनका मतलब माइटोसिस से होता है, जो प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान कोशिका संख्या को बढ़ाती है और नई कोशिकाएं बनाने की प्रक्रिया है। माइटोसिस समसूत्री जीवन के लिए एक मौलिक प्रक्रिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, स्तनधारी भ्रूण के विकास के दौरान कौन सी संरचना ब्लास्टोसिस्ट की सबसे बाहरी परत बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ट्रोपोब्लास्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 64, कोशिकाओं के एक समूह द्वारा पड़ोसी कोशिकाओं में विशिष्ट कोशिका भाग्य के प्रेरण को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी आगमनात्मक संकेतन। फिर क्वेश्चन नंबर 65, क्रमादेशित कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया जो विकास के दौरान विभिन्न ऊतकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी एपोप्टोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 66, चूजे के भ्रूण में कौन सी बाह्य भ्रूण झिल्ली गैस विनिमय और पोषक तत्व स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अपरा कोशिका। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भ्रूण के विकास के दौरान किस प्रक्रिया में 3 रोगाणु परतों एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण शामिल होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए जठराग्नि यानी गैस्ट्रुलेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगजनकों से बचाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रतिरक्षा प्रणाली। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा जीवन काल के दौरान प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अर्जित प्रतिरक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 70, एंटीबॉडीज निम्नलिखित में से किस कोशिका द्वारा स्रावित होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बी सेल। फिर क्वेश्चन नंबर 71, माँ के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी मौजूद होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए IgA। फिर क्वेश्चन नंबर 72, टी कोशिकाएं परिपक्व होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि में। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी मैक्रोफेज, फागोसाइट्स और प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं। ये तीनों ही कोशिकाएं जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, एलिसा का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए एंजाइम से जुड़े इम्यूनोसॉर्बेंट परख। फिर क्वेश्चन नंबर 75, हॉर्डी वेनबर्ग के नियम का सही सूत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 76, किस वैज्ञानिक ने अपने पुनर्पूंजीकरण सिद्धांत में कहा था कि ऑन्टोजेनी फाइलोजेमी को पुनर्पूंजीकृत करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अर्नेस्ट हेकल। फिर क्वेश्चन नंबर 77, सरीसृप और पक्षियों के बीच के संयोजक कड़ी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आर्कियोप्टेरिक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 78, डायनासोर का स्वर्ण युग? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मेसोजोइक। फिर क्वेश्चन नंबर 79, जीवाश्म सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए तलचट्टी चट्टानों पे। फिर क्वेश्चन नंबर 80, ओपेरिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आदिम वातावरण में मौजूद नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ओपेरिन के अनुसार प्रारंभिक वातावरण में ऑक्सीजन गैस मौजूद नहीं था क्योंकि आदिम पृथ्वी में वातावरण अत्यधिक न्यून था। फिर क्वेश्चन नंबर 81, जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है उसे इसमें कटौती करनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सोडियम में। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वसा का उष्मीय मान सबसे अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, पता लगाए कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रेसे। रेसे यानी कि फाइबर पोषक तत्व नहीं माने जाते हैं, जबकि विटामिन, खनिज और वसा ये तीनों ही पोषक तत्व की श्रेणी में शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 84, विटामिन के की आवश्यकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी गंडमाला या घेंगा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गंडमाला या घेंगा है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, टिटनेस, काली खांसी और डिप्थीरिया से सुरक्षा के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए DTP का टीका। फिर क्वेश्चन नंबर 87, सामान्य सर्दी किसके कारण होती है? तो सामान्य सर्दी एक वायरल बीमारी है जो राइनो वायरस के कारण होती है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, जेनेटिक इंजीनियरिंग में DNA का हेर फेर किसकी खोज के कारण संभव हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आनुवंशिक इंजीनियरिंग में DNA का हेर फेर प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियस की खोज के कारण संभव हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, प्लाज्मिड क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सूक्ष्म जीवों में DNA के अतिरिक्त आनुवंशिक भाग। फिर क्वेश्चन नंबर 90, प्रतिबंध एंजाइम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आणविक कैंची। फिर क्वेश्चन नंबर 91, मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए आमतौर पर किस वेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, BSC वेक्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 92, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में चरणों का सही क्रम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विकृतीकरण, एनिलिंग और विस्तार। फिर क्वेश्चन नंबर 93, एंजाइम टैग पॉलीमरेज प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, थर्मस एक्वाटिक्स से। फिर क्वेश्चन नंबर 94, सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि जो वन्य जीवों के विलुप्त होने का कारण बनती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्राकृतिक आवासों में परिवर्तन और विनाश। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान जैव विविधता के यथास्थान संरक्षण की एक विधि नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय जानवर और एक राष्ट्रीय उद्यान का सही सुमेलित जोड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गेंडा, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। वह लुप्त प्राय जानवर और एक राष्ट्रीय उद्यान का सही सुमेलित जोड़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन की एक महान उपलब्धि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वनों की कटाई का सफलतापूर्वक विरोध किया। फिर क्वेश्चन नंबर 98, वे प्रजाति जो विलुप्त होने के कगार पर है कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लुप्तप्राय प्रजातियाँ। लुप्तप्राय प्रजातियाँ ऐसी जीवों की आबादी है जिनके विलुप्त होने के जोखिम है, क्योंकि वे या तो संख्या में कम हैं या बदलते पर्यावरण या परभक्षण मानकों द्वारा संकट में है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, पवित्र उपवन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बड़े जंगलों के हिस्से में जो स्थानीय लोगों से अछूते रह गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वन रोपण। वन रोपण भारत में जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है, जबकि खनन गतिविधि, जंगल की आग और अवैध शिकार, ये तीनों ही एक्टिविटीज़ भारत में जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट के PGT जूलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के PGT जूलॉजी के एक और पेपर को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।